बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना। अभी तक हम इसके 6 केसेस देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम कुछ मजीद केसेस डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स, इसका नाम नॉर्मल फॉर्म है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि जो हमने पहले फॉर्म्स डिस्कस की वो एबनॉर्मल थी। स्टूडेंट्स, इसे नॉर्मल फॉर्म क्यों कहा जाता है, इसके लिए हमें जानना होगा कि मैथ्स में नॉर्मल किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में एक ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन, कर्व या 3D ऑब्जेक्ट के लिए परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल लाइन कहलाती है। अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन, कर्व और 3D ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स, आप इस स्ट्रेट लाइन पर जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं वो पॉइंट चूज कर लें। आप जानते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। कोई एक पॉइंट चूज कर लें। ये हमने एक पॉइंट चूज कर लिया। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। स्टूडेंट्स, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन टू दिस गिवन लाइन। आप जानते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द लाइन, सो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल लाइंस ड्रॉप कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आते हैं दूसरे केस की जानिब, यानी कर्व की जानिब। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कर्व। कर्व में आप जानते हैं कि देयर आर डिफरेंट बेंड्स। अब आपके ज़हन में आएगा कि हम किसी कर्व पर कोई परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के केस में तो आपके लिए बड़ा आसान था। आपने एक पॉइंट चूज किया, आपने प्रोटेक्टर यूज किया और आपने उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब कर्व के केस में हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स, कर्व पर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। आप कोई एक पॉइंट चूज कर लें। ये हमने एक पॉइंट चूज कर लिया। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में से एक टेंजेंट पास कर दें। टेंजेंट क्या होता है, जरा इसकी भी डेफिनेशन रिकॉल कर लें। टेंजेंट एट अ सर्टेन पॉइंट इज अ लाइन दैट टचेस अ कर्व एट दैट पॉइंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है किसी कर्व पर जो किसी खास पॉइंट को टच करते हुए गुजरती है। स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच करता है कर्व को, उसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये हमने जो पॉइंट चूज किया था उसमें से टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, यानी टेंजेंट पर बुनियादी तौर पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को यूज करते हुए परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। स्टूडेंट्स, दिस इज नॉर्मल टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट। अब आप जानते हैं कि इस कर्व पर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट के लिए एक डिफरेंट टेंजेंट होगा और डिफरेंट नॉर्मल लाइन होगी। स्टूडेंट्स, अब आते हैं 3D ऑब्जेक्ट की जानिब। ये आप देख रहे हैं एक स्फीयर। अब स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में आएगा कि अब स्फीयर के लिए क्या किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप एक पॉइंट चूज कर लें स्फीयर की सरफेस पर। हमने ये एक पॉइंट चूज कर लिया। स्टूडेंट्स, कर्व के केस में हमने क्या किया था? हमने कर्व के केस में टेंजेंट लाइन पहले ड्रॉ की, फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जिसको हमने कहा कि ये है नॉर्मल टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट। अब स्टूडेंट्स, हमारे सामने है स्फीयर। हमने पॉइंट चूज कर लिया। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को यूज करते हुए आप एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करेंगे। इस दफा ये हमने एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ कर दिया। स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए हैं, इसका भी एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बन गया, यानी ये प्लेन इस स्फीयर को एक पॉइंट पर टच कर रहा है। दिस इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। स्टूडेंट्स, दिस इज नॉर्मल टू दिस स्फीयर एट दिस पॉइंट। आप जानते हैं कि इस स्फीयर के भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं इसकी सरफेस पर, और हर पॉइंट के लिए एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ हो सकती है। स्टूडेंट्स, ये तो हमने पैटर्न डिस्कस किया उस सूरत में कि जब हम पॉइंट चूज करते हैं लाइन पर, कर्व पर या 3D ऑब्जेक्ट की सरफेस पर। स्टूडेंट्स, नॉर्मल ड्रॉ करने का एक और तरीकेकार भी है। आप पॉइंट अवे फ्रॉम द लाइन, अवे फ्रॉम द कर्व या अवे फ्रॉम द 3D ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सिंपलेस्ट केस देखते हैं। ये अगेन हमारे पास आ गई स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स, अब हम पॉइंट चूज कर रहे हैं अवे फ्रॉम द लाइन। ये हमने एक पॉइंट चूज किया। इस पॉइंट से अब हमने नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है गिवन लाइन पर। इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है गिवन लाइन पर। स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि हम कितनी डिफरेंट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट से इस लाइन तक? द आंसर इज
इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन। स्टूडेंट्स, इनमें से नॉर्मल लाइन कौन सी होगी आपके ख्याल से? नॉर्मल लाइन वो होगी जो परपेंडिकुलर तो होगी, लेकिन स्टूडेंट्स इस केस में हम इसको डिफरेंट वे से डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन द पॉइंट एंड द गिवन लाइन विल बी नॉर्मल लाइन। द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन पॉइंट एंड गिवन लाइन विल बी द नॉर्मल लाइन टू दिस गिवन लाइन। अब आ जाएं कर्व के केस में। अब एक पॉइंट हमने चूज कर लिया अवे फ्रॉम द कर्व। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से कर्व तक जो शॉर्टेस्ट लाइन बनेगी वो होगी नॉर्मल लाइन, इस पॉइंट के रेफरेंस से। यानी हमने इस पॉइंट को यूज करते हुए ये एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी। इसके अलावा आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे कर्व की जानिब तो वो इसकी निस्बत लॉन्ग होगी। ये शॉर्टेस्ट लाइन है जो हमने इस पॉइंट से ड्रॉ की। अब आ जाए स्टूडेंट्स सफेयर के केस में। ये हमने अवे फ्रॉम द सफेयर एक पॉइंट चूज किया। इस पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सफेयर की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इनमें से जो शॉर्टेस्ट लाइन होगी दैट लाइन विल बी कॉल्ड नॉर्मल लाइन। ये स्टूडेंट्स हमने नॉर्मल लाइन की डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी खासी देख ली। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है। स्टूडेंट, स्टेटमेंट है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सच दैट लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन इज p and theta is the angle anti-clockwise between normal and positive x-axis is x cosine theta plus y sin theta is equal to p। स्टूडेंट्स, हमें कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास किसी स्ट्रेट लाइन के लिए ओरिजिन से ड्रॉ होने वाले नॉर्मल की लेंथ मौजूद हो और उस नॉर्मल का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंटी क्लॉकवाइज एंगल मौजूद हो, तो हम इस फार्मूला को यूज करते हुए उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूं जरा तफसील के साथ। ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन, फर्ज किया कि इस प्लेन में ये एक लाइन है। स्टूडेंट्स, हमें यहां पर नॉर्मल का जो जिक्र किया गया वो है फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। ये स्टूडेंट्स ओरिजिन आप जानते हैं। ओरिजिन से इस लाइन की तरफ हमने नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है। अब स्टूडेंट्स, ओरिजिन से इस लाइन की तरफ हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टेस्ट लाइन होगी वो होगी नॉर्मल टू दिस लाइन। दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। स्टूडेंट्स, ये हमने नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी। नॉर्मल लाइन will always be perpendicular to the given line। स्टूडेंट्स, इस नॉर्मल लाइन की लेंथ हमें कहा गया है कि p है और इसका पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो बनने वाला एंगल है दैट इज थीटा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। स्टूडेंट्स, अगर किसी स्ट्रेट लाइन के लिए ये दो इंफॉर्मेशंस हमें गिवन हो तो हम लेंथ ऑफ नॉर्मल यहां पुट करेंगे, वो थीटा की वैल्यू यहां पुट करेंगे, हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। स्टूडेंट्स, इस नॉर्मल फॉर्म के लिए जो बुक में स्टेटमेंट है उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, मैं उनका जरूर तज़किरा करना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा गया है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप बुक में देखेंगे तो लिखा गया है इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, यानी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के लिए यह फॉर्मूला वैलिड नहीं है बुक के मुताबिक। स्टूडेंट्स, ये बात गलत है। ये फार्मूला वर्टिकल लाइन के लिए भी वैलिड है। ये किस चीज के लिए, किस लाइन के लिए ये वैलिड नहीं है ये मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन ये वर्टिकल लाइन के लिए वैलिड है। किस तरह से, जरा देखिए। ये स्टूडेंट्स एक वर्टिकल लाइन। अब स्टूडेंट्स, ओरिजिन से, ये ओरिजिन से ये हमने नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी इस वर्टिकल लाइन के लिए। अब स्टूडेंट्स, इस नॉर्मल लाइन की एक लेंथ होगी p और इस नॉर्मल लाइन का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके साथ बनने वाला एंगल इस वक्त 0 डिग्रीज है। हमारे पास p की वैल्यू भी आ रही है, हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ रही है। हम यहां पर p की वैल्यू और थीटा की वैल्यू पुट करते हुए
इस लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस लाइन की इक्वेशन है, ये इस वक्त एक वर्टिकल लाइन है। मैं फर्ज करता हूं कि इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1, यानी ये x की वैल्यू 1 में से ये लाइन पास कर रही है। अब स्टूडेंट्स, मुझे आपसे ये जानना है कि इस वक्त p की वैल्यू क्या होगी, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा। शाबाश, ये लाइन x इज इक्वल टू 1 से पास कर रही है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा 1, इसका मतलब है p की वैल्यू है 1। अब नॉर्मल का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल क्या है इस वक्त? द आंसर इज 0। सो ये दोनों वैल्यूज यहां जरा पुट करते हैं। x कोसाइन 0 प्लस y साइन 0 इज इक्वल टू p की वैल्यू है 1। साइन 0 इज 0, ये सारा कुछ हो गया 0, कोसाइन 0 इज 1, x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ गई। हमने पहले ये हमें मालूम था कि इसकी इक्वेशन ये है, लेकिन आप फर्ज करेंगे ये इक्वेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। मैंने 1 में से पास करने वाली ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, उसके लिए p की वैल्यू होगी 1, थीटा की वैल्यू होगी 0। ये हमने नॉर्मल फॉर्म को यूज किया, हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू 1। आप जानते हैं कि वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x इक्वल टू कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स, अगर ये लाइन इस तरह से हो, यानी ये x की वैल्यू 2 में से फर्ज करें पास कर रही हो, तो इस दफा क्या होगा? अब ये जो p की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, यहां पर आ जाएगा 2, एंगल अभी भी 0 ही रहेगा, साइन 0 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी x इज इक्वल टू 2 इस लाइन की इक्वेशन होगी। अब अगर आप इस लाइन को यहां पर ले आए y एक्सिस पर, अब स्टूडेंट्स p की वैल्यू क्या होगी? द आंसर इस दफा p की वैल्यू हो जाएगी 0। अब स्टूडेंट्स, p की वैल्यू 0 हो गई, नॉर्मल की लेंथ अब 0 है, तो नॉर्मल का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल क्या होगा? द आंसर इज ये एंगल अब डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि अब यहां पर नॉर्मल की लेंथ 0 हो गई, ये एंगल डिफाइन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ये वो वर्टिकल लाइन है कि जिसके लिए हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते। p की वैल्यू अभी भी मौजूद है 0, लेकिन थीटा डिफाइन नहीं हो सकता, इस वजह से अब हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, यही मामला होगा कि जब लाइन हॉरिजॉन्टल होगी और ओरिजिन से पास कर रही होगी। जब लाइन ओरिजिन से पास कर रही होगी तो p की वैल्यू तो हो जाएगी 0, लेकिन थीटा डिफाइन नहीं हो सकेगा। यही मामला होगा ऐसी स्लांट लाइन के लिए जो ओरिजिन से पास कर रही होगी। सो बुक में जो लिखा गया है कि ये फार्मूला वैलिड है नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के लिए, स्टूडेंट्स ये बात गलत है। ये उन तमाम लाइंस के लिए फार्मूला वैलिड है कि जो ओरिजिन से पास ना कर रही हों। सो अब मैं यहां पर ऐड करता हूं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यहां पर ब्रैकेट में मैंने जानबूझकर ये चीज पहले ड्रॉप की थी, मैं लिख सकता था, लेकिन ये बात आपको समझानी थी। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी ये फॉर्मूला उन तमाम लाइंस के लिए वैलिड है जो ओरिजिन से पास ना कर रही हो, चाहे वो वर्टिकल लाइंस हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो, चाहे वो स्लांट लाइंस हो। अब स्टूडेंट्स, एक और गलती भी है हमारी बुक की स्टेटमेंट पे, वो ये है कि इसको कहा गया है इस एंगल को अल्फा, और अल्फा को हमने अपने इस चैप्टर में डिनोट किया है इंक्लिनेशन के लिए। अल्फा इज द इंक्लिनेशन लिखा गया, अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ नॉर्मल, अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ नॉर्मल। स्टूडेंट्स, ये बात भी गलत है। अब ये बात किस तरह से गलत है? स्टूडेंट्स, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? इट इज द काउंटर क्लॉकवाइज एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू लाइन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो मेजर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। अब स्टूडेंट्स, हमने इसकी रेंज भी पढ़ी थी, और रेंज थी इसकी अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्रीज। ये हमने इसकी रेंज पढ़ी थी। स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी रेंज इससे ज्यादा है, ये इंक्लिनेशन नहीं है इस नॉर्मल का।
अब इसकी रेंज कैसे ज्यादा हो सकती है ये बात भी जरा समझ लें। हम इसको जरा मिटा लेते हैं और फिर यहीं पर इस बात की वजाहत करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स वाई प्लेन। स्टूडेंट्स ये जो ब्लैक मार्कर है ये आपने कंसिडर करना है कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन है जिसकी हमने इक्वेशन लिखनी है, और ये रेड मार्कर ये वक्तन फक्तन मैं नॉर्मल लाइन के लिए यूज करूंगा। स्टूडेंट्स यहां पर है हमारी लाइन, स्टार्टिंग हमारी यहां पर है, तो नॉर्मल जो होगा वो यहां पर होगा। ओरिजिन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस लाइन का, जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर रहे हैं, ये होगा हमारा नॉर्मल रेड मार्कर। स्टूडेंट्स इस वक्त नॉर्मल की एक लेंथ भी होगी और एंगल भी होगा। एंगल क्या होगा नॉर्मल का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ? द आंसर इज 0 डिग्रीज, यानी स्टार्टिंग हो गई 0 डिग्रीज से। अब स्टूडेंट्स ये लाइन घूमना शुरू हुई, ये लाइन इस तरह से हो गई। अब ये नॉर्मल होगा यहां पर। अब इस नॉर्मल का जो एंगल होगा वो होगा एक्यूट। लाइन जब यहां से यहां तक पहुंचेगी तो इस दौरान जो एंगल होगा वो होगा एक्यूट, यानी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। जब लाइन यहां पर आ जाएगी तो नॉर्मल होगा यहां पर, अब एंगल होगा 90 डिग्रीज। जब लाइन यहां से यहां तक आएगी इस तरह से घूम के, तो उस वक्त जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 होगा, यानी एंगल होगा ऑब्ट्यूज। यहां पर जब लाइन आ गई तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्रीज। ये होगा हमारा नॉर्मल। नॉर्मल का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल इस दफा हो जाएगा 180 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स हम आ गए यहां पर, लाइन फर्दर रोटेट हुई तो नॉर्मल लाइन ड्रॉ होगी यहां पर। यहां पर अब नॉर्मल लाइन ड्रॉ होगी तो हमारा जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 270 होगा। जब लाइन यहां पर आ जाएगी तो फिर हमारा जो एंगल होगा वो 270 डिग्रीज हो जाएगा, चूंकि हमारा नॉर्मल होगा यहां पर, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है वो हम इस तरह से देखते हैं, एंगल हमारा होगा 270 डिग्रीज। अब जब लाइन यहां पर पहुंचेगी तो एंगल 270 डिग्री से ग्रेटर होगा, क्योंकि नॉर्मल हमारा यहां पर होगा, 270 डिग्री से ग्रेटर होगा और 360 डिग्री से लेस होगा। जब लाइन यहां पर वापस आ जाएगी तो एंगल दोबारा से 0 डिग्रीज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये हम इस लाइन को जब रोटेट कर रहे हैं तो हमारा जो एंगल है वो 180 डिग्रीज से इंक्रीज कर जाता है। दिस इज नॉट द इंक्लिनेशन ऑफ दिस नॉर्मल लाइन, दिस इज सिंपल एंगल ऑफ दिस नॉर्मल लाइन टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। सो थीटा की रेंज हम यहां पर लिख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, और अब इसके लिए दो खास बातें जो हमने कंक्लूड की हैं वो लिख लेते हैं। पहली बात, थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्रीज बट लेस देन 360 डिग्रीज, और थीटा इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 2 पाई अगर हम रेडियन में बात करें। और स्पेशल नोट, this form is valid for all lines not passing through origin. या दूसरी तरह से अगर हम बात करें तो ये फार्मूला उन लाइंस के लिए वैलिड नहीं है जो ओरिजिन से पास कर रही हों, इसके अलावा तमाम लाइंस के लिए वैलिड है। आइए स्टूडेंट्स अब इस फार्मूला का प्रूफ देखते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने एक स्लैंट लाइन ड्रॉ कर दी, ये ओरिजिन से नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी, इस नॉर्मल लाइन ने इस लाइन को आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। स्टूडेंट्स इस नॉर्मल की लेंथ होगी p, इस नॉर्मल का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला जो एंगल है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज एंगल, दैट इज थीटा। चूंकि ये नॉर्मल लाइन है सो यहां पर हमारे पास होगा राइट एंगल। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल होगा,
क्योंकि एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन होता है 180, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। हम लिखेंगे रेफर टू डायग्राम देयर इज अ लाइन OR is normal to given line from origin। OR जो है नॉर्मल है लाइन के लिए फ्रॉम ओरिजिन से, यानी ओरिजिन से हमने ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ की। गिवन है हमारे पास इस नॉर्मल लाइन की लेंथ, OR का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू P, और दूसरी चीज जो गिवन है वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला इसका एंगल दैट इज XOR। ये एंगल इसको हम कह रहे हैं थीटा। लेट लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस and y axis at A and B रिस्पेक्टिवली। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया A, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया B। अब स्टूडेंट्स जरा देखें, हमारे पास ये दो राइट ट्राइंगल्स हैं। एक है OAR जिसमें हमारे पास ये साइड मौजूद है दैट इज P लेंथ ऑफ नॉर्मल, और हमारे पास ये एंगल मौजूद है थीटा। और दूसरी राइट ट्राइंगल है ORB, अगेन इसमें हमारे पास एक साइड मौजूद है दैट इज P, और एंगल हमारे पास इस राइट ट्राइंगल में यहां पर क्या होगा? द आंसर इज ये टोटल एंगल है यहां से यहां तक 90, तो ये एंगल होगा हमारे पास 90 माइनस थीटा। स्टूडेंट्स अगर हम इस राइट ट्राइंगल को यूज करें, यानी राइट ट्राइंगल OAR को, इसमें हमारे पास ये साइड मौजूद है, ये एंगल मौजूद है, हम OA लेंथ मालूम कर सकते हैं। OA लेंथ से हमें मिल जाएगा इनफैक्ट x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। इसी तरह ORB राइट ट्राइंगल को यूज करते हुए हम OB लेंथ मालूम कर सकते हैं। OB लेंथ से हमें मिल जाएगा y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। स्टूडेंट्स जब दोनों इंटरसेप्ट मिल जाएंगे तो हम 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और हम बढ़ जाएंगे इस प्रूफ की जानिब, यानी हम ये प्रूफ करने में कामयाब हो जाएंगे। किस तरह से आपको बताता हूं। सिंस टू इंटरसेप्ट फॉर्म इज x over a प्लस y over b इज इक्वल टू 1। x के नीचे x इंटरसेप्ट और y के नीचे y इंटरसेप्ट। हेयर x के नीचे x इंटरसेप्ट OA, ये जो OA लेंथ होगी ये बुनियादी तौर पर होगा हमारा x इंटरसेप्ट प्लस y ओवर OB लेंथ बुनियादी तौर पर हमें इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बता देगी, तो ये होगा हमारे पास y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। इसको नाम दे दें 1 का। अब स्टूडेंट्स हमें OA और OB लेंथ रिक्वायर्ड हैं। पहले बात करते हैं OA लेंथ की। स्टूडेंट्स OA लेंथ हमें मालूम करनी है। हमारे पास राइट ट्राइंगल है OAR। स्टूडेंट्स ये राइट एंगल के अपोजिट साइड हमेशा कौन सी होती है? द आंसर इज हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के अपोजिट साइड ये आ गई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमें मालूम करना है। इस थीटा के अकॉर्डिंग ये साइड क्या कहलाएगी? शाबाश, ये साइड कहलाएगी बेस। ये साइड अगर बेस है तो बेस को यूज करते हुए हमें हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। आप जरा सोच लें कि बेस को यूज करते हुए हाइपोटेन्यूज मालूम करना हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी होती है? जरा सोच लें, मैं जरा लिखता हूं। टू फाइंड OA यूजिंग राइट ट्राइंगल OAR। राइट ट्राइंगल OAR मैं यूज कर रहा हूं। आपने सोच लिया होगा
कि बेस को यूज करते हुए हाइपोटेन्यूज अगर मालूम करना हो तो बेस और हाइपोटेन्यूज कोसाइन में आते हैं. सो इट विल बी कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस दैट इज पी ओवर हाइपोटेन्यूज. यहां से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई पी ओवर कोसाइन ऑफ थीटा. ये हमारे पास ओ ए की वैल्यू आ गई जो हम यहां पर पुट करेंगे. अब स्टूडेंट्स आ जाए दूसरी राइट ट्राइंगल में. टू फाइंड ओ बी यूजिंग राइट ट्राइंगल ओ आर बी. अब इस राइट ट्राइंगल में स्टूडेंट्स अगेन ये हमारा राइट एंगल के अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज. ओ बी हमारा हाइपोटेन्यूज है, हमें हाइपोटेन्यूज मालूम करना है. ये हमारे पास एंगल है, अगर ये एंगल है तो ये साइड हमारी बनती है बेस. बेस को यूज करते हुए हमें हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, लेकिन एंगल की वैल्यू इस दफा 90 माइनस थीटा है. हम लिखेंगे कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू पी ओवर ओ बी. अब कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? शाबाश, अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट. जी, ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है. इसका मतलब है कि कोसाइन अपनी को रेशो में चेंज होगा. कोसाइन की को रेशो साइन, ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा. 90 माइनस थीटा चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, सो रेशो हमारे पास पॉजिटिव होगी पी ओवर ओ बी. अब यहां से ओ बी की वैल्यू हमारे पास आ गई पी ओवर साइन ऑफ थीटा. स्टूडेंट्स ये वैल्यू और ये वैल्यू हम 1 में पुट कर सकते हैं ओ ए और ओ बी की जगह पर. पुटिंग वैल्यूज इन 1. एक्स ओवर ओ ए की वैल्यू पी बाय कोसाइन थीटा प्लस वाई ओवर पी बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1. ये स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्स इंटरसेप्ट और ये है वाई इंटरसेप्ट. अब स्टूडेंट्स ये कोसाइन ऑफ थीटा कहां जाएगा? द आंसर इज ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये साइन थीटा वाई के साथ. एक्स कोसाइन थीटा ओवर पी प्लस वाई साइन थीटा ओवर पी इज इक्वल टू 1. अब क्या करें जी, हम पूरी इक्वेशन को अगर p से मल्टीप्लाई कर दें और यहां पर देखेंगे p जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए. चूंकि हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी भी हम जीरो से किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. p मस्ट बी नॉन जीरो. और p जीरो कब होगा? जब लाइन ओरिजिन से पास कर जाएगी. इसीलिए हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था कि ये फार्मूला उन लाइंस के लिए वैलिड नहीं है जो ओरिजिन से पास कर रही हों, क्योंकि उस सूरत में p की वैल्यू जीरो हो जाएगी. p की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और दूसरी बात ये थीटा डिफाइन ही नहीं होगा. p से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कोसाइन थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p. ये स्टूडेंट्स हमारे पास नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला ड्राइव हो गया. स्टूडेंट्स इसका एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए यूज भी देखते हैं. फर्ज करें कि एक लाइन है जिसका हमें लेंथ ऑफ नॉर्मल गिवन है और उस नॉर्मल का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो बन रहा है वो भी गिवन है. राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन which is at a distance of 2 units from origin and normal line makes an angle of 30 degrees with positive x-axis. ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखो जिसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स हो, यानी ये हमें लेंथ ऑफ नॉर्मल गिवन है और नॉर्मल लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल 30 डिग्रीज हो. तो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करेंगे. x
कोसाइन ऑफ 30 प्लस y साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू p, दैट इज 2। आप कोसाइन 30 साइन 30 की आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। स्टूडेंट्स, ये हो गया नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। याद रखिएगा कि ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही होगी उसके लिए ये फार्मूला वैलिड नहीं है। बाकी तमाम लाइंस के लिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या स्लांट हो, सब के लिए ये फार्मूला वैलिड है। बढ़ते हैं एक और फॉर्म की जानिब। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर हमें किसी लाइन का इंक्लिनेशन और कोई एक पॉइंट गिवन हो तो हम इस फॉर्म को यूज करते हुए उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर हमें एक पॉइंट गिवन होगा और उसके साथ इंक्लिनेशन गिवन होगा तो हम कोई और फॉर्म यूज नहीं कर सकते? जरा रिकॉल करें, शाबाश। द आंसर इज यस, वी कैन यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म। इंक्लिनेशन से हम स्लोप मालूम कर सकते हैं। आप जानते हैं इंक्लिनेशन का स्लोप के साथ ताल्लुक, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। आप इंक्लिनेशन की वजह से स्लोप मालूम कर लें और पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करते हुए उस लाइन की इक्वेशन लिख लें। लेकिन स्टूडेंट्स, इस फॉर्म का भी एक मकसद है जो आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूं। स्टूडेंट्स, पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये फॉर्म बनी कैसे। गिवन है हमारे पास इंक्लिनेशन अल्फा एंड अ पॉइंट x1 y1। हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेट कर लेते हैं जो कि इक्वेशन के अंदर वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएगा। जो गिवन पॉइंट है उसके तो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स आ जाने हैं, नंबर्स आ जाने हैं। हमें इक्वेशन में वेरिएबल्स भी चाहिए। हम पॉइंट लेट करते हैं आर्बिट्रेरी। लेट p x, y बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन। अब स्टूडेंट्स, ये एक गिवन पॉइंट है और ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है। इन दो पॉइंट्स को यूज करते हुए क्या हम स्लोप का फॉर्मूला बना सकते हैं? द आंसर इज यस। सिंस स्लोप का हमारा फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, इन दो पॉइंट्स को यूज करते हुए हम क्या लिखेंगे, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। आप y1 माइनस y ओवर x1 माइनस x भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको देखें तो हमें इस फॉर्म में चाहिए ये पैटर्न। अब स्टूडेंट्स, टेंजेंट ऑफ अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं? द आंसर इज साइन अल्फा ओवर कोसाइन अल्फा, जो हमें रिक्वायर्ड है। सो हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। टेंजेंट ऑफ अल्फा को हमने लिखा साइन अल्फा ओवर कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। अब स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि हम इस फॉर्म में कैसे आ सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, आप x माइनस x1 को इस तरफ शिफ्ट कर दें और साइन अल्फा को यहां पर शिफ्ट कर दें, इन दोनों की जगह बदल दें। x माइनस x1 ओवर कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सिमेट्रिक फॉर्म का यूज। स्टूडेंट्स, ये रेशो इस रेशो के इक्वल है। अगर हम इस रेशो को r का नाम दे दें तो हमें एक नई फॉर्म मिल जाती है। उस नई फॉर्म को हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। स्टूडेंट्स, इस रेशो को हमने r के इक्वल कह दिया। अब सवाल यह है कि ये r क्या है? स्टूडेंट्स, r है पैरामीटर। अब आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए कि पैरामीटर किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अगर हम अपने बेसिक वेरिएबल्स जो कि x, y और z होते हैं, अगर हम 3D की बात करें, 2 डायमेंशंस में x और y, अगर हम अपने बेसिक वेरिएबल्स को इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल एक्सप्रेस करें
तो उस थर्ड वेरिएबल को हम पैरामीटर का नाम देते हैं। मैं आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल रिकॉल करवाता हूं। हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल पढ़ी थी। x इज इक्वल टू a कोसाइन थीटा और y इज इक्वल टू a साइन थीटा। चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 में हमने ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस पढ़ी थी सर्कल की। इसी तरह से हमने इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस पढ़ी थी। x इक्वल टू a कोसाइन थीटा एंड y इज इक्वल टू b साइन थीटा। स्टूडेंट्स, हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं x और y। अगर बेसिक वेरिएबल्स को इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल जो कि यहां पर थीटा है एक्सप्रेस किया जाए तो इन्हें कहा जाता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, यहां पर थीटा पैरामीटर है, यहां पर r पैरामीटर है। अब सवाल यह है कि ये r किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स, ये r जो है ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है बिटवीन गिवन पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है एंड द आर्बिट्रेरी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं। हम इसके बारे में यहां पर लिखते हैं। हियर r इज पैरामीटर। r की वैल्यू आपके हाथ में, आप इसे चेंज कर सकते हैं। r इज पैरामीटर एंड इज डायरेक्टेड डिस्टेंस between given point and arbitrary point। अब ये देखते हैं कि हम r की वैल्यू को खुद कैसे चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस पैरामीट्रिक फॉर्म से बुनियादी तौर पर हमें स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस मिल जाएंगी। जिस तरह ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, ये इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, इसी तरह से हमें स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर ले, x माइनस x1 ओवर कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू r, तो कोसाइन अल्फा r के साथ मल्टीप्लाई होगा, x1 दूसरी तरफ जाकर ऐड होगा, तो हम x को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस r कोसाइन अल्फा। और इसी तरह से अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर लें, y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू r, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस r साइन अल्फा। स्टूडेंट्स, ये दो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई लाइन की। इनके बारे में यहां पर लिख रहा हूं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन। ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइंस आ गई। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बुनियादी तौर पर उस लाइन के आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, x और y। हम इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ लाइन विल बी, आर्बिट्रेरी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस r कोसाइन अल्फा। इसमें हमारे पास x1 वैल्यू गिवन होगी, अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, r को हम चेंज कर सकते हैं, और y1 प्लस r साइन अल्फा उस आर्बिट्रेरी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। अगेन y1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद होगी, अल्फा की वैल्यू हमारे पास मौजूद होगी। r की वैल्यू को चेंज करने से हमें हर दफा आर्बिट्रेरी पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हमने अब एग्जाम्पल के जरिए समझना है कि हम r की वैल्यू को खुद कैसे चेंज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। राइट यानी प्रॉब्लम है, राइट पैरामीट्रिक
equations of straight line passing through 1,1, इस पॉइंट से वो स्ट्रेट लाइन गुजर रही है, एंड इंक्लिनेशन इज 45 डिग्रीज। उस लाइन का इंक्लिनेशन जो है वो 45 डिग्रीज है। स्टूडेंट्स, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ये है हमारी लाइन की। हमारे पास फर्स्ट पैरामीट्रिक इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कोसाइन अल्फा। x1 की वैल्यू हमारे पास है 1, यानी गिवन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 प्लस आर कोसाइन ऑफ 45 डिग्रीज। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो x इज इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहां पर आ गया r इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई। दूसरी 1 प्लस आर साइन 45 y इज इक्वल टू 1 प्लस आर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास उस लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई जो 1,1 पॉइंट से गुजर रही है और उसका इंक्लिनेशन है 45 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स हम इसको जरा ग्राफिकली समझते हैं कि r की वैल्यू का मतलब क्या है और हम इसे खुद किस तरह चेंज कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स XY प्लेन, वो लाइन जो 1,1 से गुजरेगी और उसका इंक्लिनेशन 45 डिग्रीज होगा, ये लाइन बुनियादी तौर पर फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होगी। ये है स्टूडेंट्स वो लाइन, ये मैं रफ बना रहा हूं। इसका इंक्लिनेशन है 45 डिग्रीज और ये 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 इन पॉइंट से गुजर रही है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस है स्ट्रेट लाइन की। मैंने r के बारे में आपको यहां पर क्या बताया कि r जो है वो पैरामीटर है और r बुनियादी तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टेड डिस्टेंस को बिटवीन गिवन पॉइंट एंड आर्बिट्रेरी पॉइंट। अब आप फर्ज करें कि हमारा 1,1 पॉइंट यहां पर मौजूद है, 1,1 पॉइंट यहां पर मौजूद है। हम इस पॉइंट से 2 यूनिट्स डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करना चाहते हैं। इस पॉइंट से 2 यूनिट्स डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करना चाहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से 2 यूनिट्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट इस तरफ भी हो सकता है और एक पॉइंट इस तरफ भी हो सकता है। एक के लिए आप r की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे और दूसरे के लिए r की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे। स्टूडेंट्स, r की वैल्यू 2 पुट करने से आपको एक पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। यहां पर जब आप पुट करेंगे तो एक पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। जब आप r की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो आपको दूसरे पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जो दूसरी जानिब 2 यूनिट्स डिस्टेंस पर होगा। इसी तरह अगर आप इस गिवन पॉइंट से 3 यूनिट्स डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करना चाहते हैं तो आप r की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। अगेन 3 यूनिट्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट इस जानिब होगा, एक पॉइंट इस जानिब होगा। r की वैल्यू पॉजिटिव पुट करने से आप एक साइड के पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लेंगे और r की वैल्यू नेगेटिव पुट करने से दूसरी साइड के पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लेंगे। यह है स्टूडेंट्स r का रोल, यानी r जो है वो डायरेक्टेड डिस्टेंस है बिटवीन गिवन पॉइंट एंड आर्बिट्रेरी पॉइंट। आप इस गिवन पॉइंट को यूज करते हुए किसी भी जानिब जितने यूनिट डिस्टेंस पर आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना चाहते हैं, आप r की वो वैल्यू चूज करें और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लें। स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस को याद रखिएगा। यह भी याद रखिएगा कि हम किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो स्लांट हो, वो ओरिजिन से पास कर रही हो या ना पास कर रही हो, हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिख सकते हैं इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज करते हुए, इन जनरल पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज करते हुए। और यह भी याद रखिएगा कि जो हमने सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी, बुनियादी तौर पर उसका काम हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस की तरफ लीड करना था, उसका और कोई यूज नहीं है।
स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जितनी हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी उनको समराइज करेंगे और फिर एक्सरसाइज 4.3 के रेलेवेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।